हेलो दोस्तों। तो ये हमारा एक चैनल हमने शुरू किया है जिसमें हम जितने भी लीगल अफेयर्स होते हैं, जितने भी लीगल मैटर है, उन सबको अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत से फ़ायदा पहुंचाएंगे। जैसे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठिए, चाहे आप जुडिशियरी के एग्ज़ाम में बैठिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे या ना बैठे, तो जैसे हमारा जो लॉ ऑफ लैंड है, जो हमारा जो हमारी धरती का जो कानून है, जो हमारा भारत का कानून है, उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इस चैनल से वैसे ही लीगल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ए.के. गोपालन केस 1950। ये केस कब आया था? ये केस हमारा आ गया था 1950 में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 1950 में ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से। तो ये केस भी उसी साल आ गया था। तो जो कि केस है हमारा ए.के. गोपालन केस। तो ए.के. गोपालन केस में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस केस की जजमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, इस केस में पिटिशनर जो है वो हमारे ए.के. गोपालन साहब है। कौन है? ए.के. गोपालन साहब। ए.के. गोपालन साहब एक कम्युनिस्ट लीडर थे। तो पिटिशनर किसे बोलते हैं? जब हम लीगल लैंग्वेज में बात करते हैं तो पिटिशनर वो होता है जो केस डालता है। जो केस डालता है उसे हम पिटिशनर बोलते हैं। और रेस्पोंडेंट कौन है? रेस्पोंडेंट वो होता है जो अपने आप को उस केस से बचाता है। तो पिटिशनर ए.के. गोपालन साहब है और रेस्पोंडेंट यहाँ पर स्टेट ऑफ मद्रास है। और कोर्ट कौन सा है? अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हम कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसे कभी कभी अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं। तो इस केस का बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इस केस के जजमेंट के बारे में जाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ, जो ए.के. गोपालन साहब थे वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे। तो शायद कुछ ऐसा पॉलिटिकली राइवलरी रहा होगा या कुछ ऐसा रहा होगा। इसके लिए क्या हुआ, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और उसे किस धारा के तहत बंद कर दिया गया? उन्हें बंद करवा दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। तो देखिए, लैंग्वेज को अच्छे से देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। तो इसमें क्या है? प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव में मतलब है कि हम सतर्कता के तहत उन्हें बंद कर दे। डिटेंशन मतलब किसी को निगरानी में रखना, किसी को बंद कर देना, किसी को अरेस्ट कर लेना, उसे डिटेंशन बोलते हैं। तो शायद ये वो किस ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज हो सकते हैं, इसीलिए इस धारा के तहत उन्हें अरेस्ट करवा लिया गया। क्या हुआ? उन्हें इस धारा के तहत अरेस्ट करवा लिया गया। जब उन्हें अरेस्ट करवा लिया गया तब क्या हुआ, तो उन्होंने आर्टिकल 32 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दिया, एक रिट लगा दिया। तो आर्टिकल 32 क्या है? तो आर्टिकल 32 वो है, आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं। हम आर्टिकल 32 के साथ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते थे। जो हमारा इंडिया का जुडिशियरी पिरामिड है, तो वो कैसे शुरू होता है? पहले लोअर कोर्ट और सेशंस कोर्ट से शुरू होता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। हम अगर ऐसे कहेंगे नहीं हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, आर्टिकल 32 एक एक्सेप्शन है, जिसके तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं। और वही चीज़ सेम है आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट्स के लिए अप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट हाई कोर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कब अप्लाई करेंगे? जब हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिला है, अभी हमारी प्रेजेंटली 6 फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स है। अगर वो फंडामेंटल राइट्स का भी वायोलेट हुआ या स्टेट कभी उन फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करने की कोशिश करता है, तब हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते थे। तो जब उन्हें डिटेंशन कर लिया गया, जब उन्हें अरेस्ट करवा लिया गया, तो वो क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो सीधे आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। वो कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट में चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से खंगाला गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से फिर से खंगाला गया। तो इस जो पूरी जो डिबेट हुई, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड हमारा आर्टिकल 22 इन्हें अच्छे से
डिस्कस किया, उसने अच्छे से इंटरप्रेट किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम क्या होता है, जब हमें कभी किसी कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज हो गया या किसी एक्ट के लैंग्वेज में हमें कभी किसी तरह का उलझन में पड़ते हैं, कभी किसी कोई कन्फ्यूजन आता है, तब हम क्या करते हैं, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, वो लॉ को इंटरप्रेट करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, जो कि बाकी कोई नहीं कर सकता। हमारे जितने भी मशीनरीज है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, वो लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। वो लॉ तो बना तो सकते हैं, लेजिस्लेचर हमारा लॉ बना सकता है, एग्जीक्यूटिव क्या कर सकता है, उसे इम्प्लीमेंट करवा सकता है, लेकिन वो क्या कर सकते, वो उसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो जुडिशरी है, जो हाई कोर्ट है और हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो लोग लॉ को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो उन्होंने आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को अच्छे से इंटरप्रेट करके एक जजमेंट दिया था। तो आर्टिकल 13, जैसा कि हम जानते हैं, आर्टिकल 13 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि अगर कोई भी कानून बना है या हमारे संविधान की बनने के बाद ऐसा कोई भी कानून है जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है, और जहाँ तक हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है, तो वहाँ तक उस कानून को हम क्या कर सकते हैं, नॉल एंड वॉइड कर सकते हैं, मतलब उसे निरस्त कर सकते हैं। और आर्टिकल 19 फेमस आर्टिकल सबको पता होगा। आर्टिकल 19 है राइट टू एक्सप्रेशन, जो हमारे मन में कुछ भावना है हम उसे अच्छे से प्रकाश कर सकते हैं, हम उन्हें अच्छे से बाहर बता सकते हैं। और आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 है राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 22 में हमें मिलता है द राइट्स ऑफ द अरेस्ट, राइट्स फॉर द अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो जब जिसे हम अरेस्ट करते हैं तो उसका क्या राइट्स है, इसे हम आर्टिकल 22 में कवर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इन सारे आर्टिकल को अच्छे से इंटरप्रेट किया। तो जब अच्छे से इंटरप्रेट किया तो उसका रिजल्ट तो ऐसा आया कि ए.के. गोपालन साहब ने जो रीट डाला था, जो आर्टिकल 32 में जाकर जो केस लगाया था, उन्हें तो कुछ राहत नहीं मिली। लेकिन ये सारे जो आर्टिकल्स है वो अच्छे से इंटरप्रेट हो गए, तो इसीलिए ये केस को हम क्लासिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि टेक्सचुअल अप्रोच। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन किया गया, वो सिर्फ एक टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच में इंटरप्रिटेशन किया गया। किसके तहत, टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच, मतलब जो किताब में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बस उसे ही हमने दोबारा से पढ़ लिया, उसमें कुछ नई चीज़ ऐड नहीं की, उससे कुछ जो भी है उसे सब्ट्रैक्ट नहीं की। हमने क्या किया, हमने सीधा उसे पढ़कर ही उसे इंटरप्रेट कर दिया, उसे हमने पढ़कर ही इंटरप्रेट कर लिया। तो देखिए इसमें दो चीज़ निकल के आई। एक चीज़ निकल के आई कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो व्हाट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो एक हमारा ब्रिटिश लैंग्वेज है, और जो ब्रिटिश जुडिशियरी मेथड है, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो एक अमेरिकन जुडिशियरी मेथड है। वो अमेरिकन जुडिशियरी मेथड में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, लेकिन जबकि हमारी ब्रिटिश जुडिशियरी मेथड में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता है। तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? जब पार्लियामेंट, जब लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट हो गया या हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, जब भी कोई रूल बनाते हैं तो उनका कुछ प्रोसीजर होता है। जैसे कि एक वो बिल पास करेंगे, फिर बिल पार्लियामेंट में आएगा, वो अच्छे से डिस्कस होगा, फिर उसमें सारे लोग उसमें वोट करेंगे, फिर वो गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वो बिल एक्ट बन के हम सब के सामने आएगा। तो ये एक प्रोसीजर है, एक सब हर काम करने के लिए एक प्रोसीजर होता है। तो हमारा कोर्ट क्या करते हैं, तो हमारा कोर्ट बस ये एग्जामिन कर देते हैं कि एक जो एक्ट बना हुआ है, जो भी कानून बना हुआ है, उसमें प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये तो देखा जाता है कि प्रोसीजर हमने फॉलो किया है या नहीं किया है, लेकिन और एक चीज़ भी देखा जाता है कि जो लॉ बना हुआ है, जो एक्ट बना हुआ है, वो सही है या नहीं है, उसका जो इंटेंशन है वो सही है या नहीं है। तो जब पहले के दिनों में क्या होता था, इस केस में
तो हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ही अपहोल्ड किया, हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ही अपहोल्ड किया, हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कंसिडरेशन में ही नहीं लिया है, हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कंसिडरेशन में भी नहीं लिया है। तो लेकिन कुछ देर बाद एक केस आया कि जो मेनका गांधी केस है, उसे हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसे हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो वहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या हुआ, वहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी अपहोल्ड किया गया है। तो अब हिंदुस्तान में क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ भी फॉलो होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो होता है। तो ए.के. गोपालन साहब का आर्ग्यूमेंट क्या था, ए.के. गोपालन साहब का आर्ग्यूमेंट ये था कि जब उन्हें अरेस्ट करवा लिया है बिना किसी वजह से, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन उन्हें किया गया है, तो उन्होंने तो अभी तक कोई क्राइम किया नहीं है, तो उन्होंने आर्टिकल 21 को बोले कि मेरे तो आर्टिकल 21 में मुझे तो मिला है राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी मिला हुआ है, आर्टिकल 19 में मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है, तो तब मुझे क्यों अरेस्ट किया गया, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है, तब स्टेट ने क्या किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो तुम्हें अगर अरेस्ट किया भी गया है तो किस एक्ट के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत तुम्हें अरेस्ट किया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत तुम्हें अरेस्ट किया गया है, और वो जो एक्ट है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के सारे पैरामीटर्स पर अच्छे से खरा उतारती है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के पैरामीटर्स पे अच्छे से फिट बैठती है, तो इसीलिए तुम्हारा अरेस्ट वैलिड है और उसे हम नॉलिफाई नहीं करेंगे, तो उसे हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप सबने